जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक क्लासेज बूंदी में। अपन जो चित्रकला की जो सीरीज चल रही थी उसका अपन छठा अध्याय पढ़ेंगे। अब उसका नाम है बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आपने इससे पहले जो क्लासें नहीं देखे तो उस क्लासों को देखे और आपको हाफ ईयरली जो अर्धवार्षिक परीक्षा उसमें अच्छी हेल्प हुई होगी इस नोट्सों से। और मैंने कहा था कि इन नोट्सों से बाहर कुछ नहीं जाएगा, तो इसमें से आया होगा। और मैं आपको सजेशन देता हूँ कि इन नोट्सों को बार बार रिवाइज करें और अपनी बुक्स का भी रिवाइज करें। चलो आज से अपन पढ़ते हैं इसका चैप्टर छठा, उसका नाम है बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। अब इस बंगाल स्कूल के अंदर जो पहली बात करते हैं कि इसके अंदर जो कंपनी चित्रकला है उसका प्रभाव किस प्रकार देखा जाता है। मतलब इसके अंदर जो कंपनी शैली है उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ा। अंग्रेजों के भारत आने से पहले कला का निर्माण धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्य से होता था। मतलब जो बंगाल चित्रकला थी उसमें अंग्रेज नहीं आए थे, तो यहाँ पे धार्मिक और सांस्कृतिक चित्रों पर ज्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे मंदिरों की दीवारों पर मूर्तियां, मंदिरों की दीवारों क्या बनाई जाती थी? मूर्तियां, झोपड़ियों का अलंकरण, पांडुलिपियों का लघु चित्र, ये क्या बनाए जाते थे। ये जब 18वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में कौन सी कंपनी आई? ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद, मतलब 18वीं शताब्दी में कौन सी कंपनी का प्रभाव आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी आगमन के बाद अंग्रेजों ने भारतीय जीवन शैली, जीव जंतुओं और वनस्पति का क्या इसमें चित्रण करना प्रारंभ किया। यानी कि मैं अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो 18वीं शताब्दी है, कौन सी शताब्दी? 18वीं शताब्दी के अंदर इसमें किसका प्रभाव दिखाई देता है अपन को? तो अपन को बंगाल के अंदर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो कंपनी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। उन्होंने मुर्शिदाबाद, लखनऊ, दिल्ली के कलाकारों को कमीशन पर रखकर चित्र बनाया। यानी कि उन्होंने भी क्या करा? चित्रकला को महत्व दिया। किन? अंग्रेजों ने। और कहाँ पे? मुर्शिदाबाद, लखनऊ और दिल्ली के कलाकारों को अपने पास रख लिया उन्होंने। इन कलाकारों ने अपनी परंपरागत कौशल को यथार्थवाद यूरोपियन शैली से मिलाकर एक नई शैली का विकास किया, जिसे कहते हैं कंपनी शैली। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि जो इसके अंदर यहाँ के कलाकार थे उन्होंने अंग्रेजों की भी शैली बनाई और अपनी भी शैली बनाई और उस शैली का एक नया विकास हुआ, उसका नाम था कंपनी शैली। इस शैली की चित्रकला भारत और ब्रिटेन दोनों में क्या हुई? लोकप्रिय, क्योंकि यहाँ के कलाकार थे, यहाँ के चित्र बनाए और ब्रिटेन के चित्र भी बनाए, तो ये कहाँ का लोकप्रिय? भारत और ब्रिटेन में क्या मानी जाती है? लोकप्रिय मानी जाती है। अब आगे देखते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि जो इसके अंदर जो किसकी अच्छी भागीदारी रही, किसकी भागीदारी नहीं रही। तो जिसमें प्रमुख भागीदारी रही है वो है राजा रवि वर्मा। यानी कि यहाँ के अपन बोल सकते हैं प्रमुख भागीदारी, यानी कि जो प्रमुख कलाकार है उसका नाम है राजा रवि वर्मा। किससे संबंधित है? बंगाल शैली से संबंधित। 19वीं शताब्दी में, कौन सी? 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में फोटोग्राफी का आगमन हुआ। तो आप पूछ सकता है कौन सी शताब्दी में फोटोग्राफी का आगमन हुआ? 19वीं शताब्दी के मध्य। चित्रकला की गुणवत्ता प्रभावित हुई, ठीक है, क्योंकि कैमरे से अधिक यथार्थवाद दस्तावेज बनाए जाते, यानी एक चित्र की बहुत ज्यादा प्रतिलिपियां बनाई जा सकती थी। ब्रिटिशों द्वारा स्थापित कला विद्यालयों के तेले रंगों का प्रयोग हुआ। विद्यालय में किसका होगा? तेले रंगों का क्या हुआ? प्रयोग हुआ, जिससे भारतीय विषयों को यूरोपियन अकादमी शैली में चित्रित किया गया। यानी जो भारतीय जो विषय थे उसमें किसका? यूरोपियन शैली क्या देखने लगे? प्रभाव दिखाई देने लगा। अब आगे देखते हैं और इसके अंदर और क्या क्या हुआ। तो इस शैली के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण राजा रवि वर्मा के चित्रों से मिलता था। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि इसमें जो कलाकार है प्रमुख कौन है? राजा रवि वर्मा, जिन्होंने रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों के दृश्यों को यथार्थवाद रूप से चित्रित किया। तो इन्होंने किन किन के आधार पर चित्र बनाए? रामायण और महाभारत के आधार पर क्या बनाए? चित्र बनाए। उनके चित्र इतने लोकप्रिय हुए कि उनकी ओलियोग्राफी कैलेंडर आम जनता के घर पर पहुंचने लगे। यानी कि उनके जो चित्र और जो कैलेंडर थे कहाँ जाने लगे? घर घर जाने लगे। इतने प्रसिद्ध हुए कौन? राजा रवि वर्मा। परंतु 19वीं सदी के अंत में
परंतु 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद के उदय के साथ इस शैली को पश्चिमी और विदेशी माना जाने लगा। यानी क्या मानने लगा इसको, अपन बोलते हैं 19वीं सदी के अंत क्या मानने लगे इसको, पश्चिमी और विदेशी शैली मानने लगे। और इसी विचारधारा के बीच 20वीं सदी के आरंभ में, कौन सी सदी के आरंभ में, 20वीं सदी के आरंभ में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना हुई। याद रखना किसने करी है, तो रवि राजा वर्मा। किसने करी, रवि राजा वर्मा। कौन शताब्दी की, 20वीं शताब्दी की। क्या नाम है स्कूल का, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। यानी कि इसमें क्या बनाए जाते थे, चित्र बनाए जाते थे। ये रवि राजा वर्मा की भागीदारी अपने। अब बंगाल स्कूल के अंदर जो चित्र बने तो उसके अंदर कौन कौन नहीं थे, यानी कि अपन बोल सकते एक प्रकार से शिष्य कौन कौन थे वहां के और कौन थे। तो बंगाल स्कूल के बारे में अपन बात करते हैं, वही बंगाल ऑफ आर्ट स्कूल, उसके बारे में। आधुनिक और राष्ट्रवादी कला आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले बंगाल में हुई थी। तो आप सोचेगा राष्ट्रवादी कला आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी, बंगाल से हुई थी, जो सिर्फ एक क्षेत्रीय शैली नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय कला आंदोलन था। एक क्षेत्रीय शैली नहीं माना जाता बल्कि क्या माना जाता है, एक राष्ट्रीय कला आंदोलन माना जाता है। यह कलकत्ता से शुरू हुआ। यह कहां से हुआ, कलकत्ता से शुरू हुआ और जल्दी देश भर फैल गया। और जल्दी कहां फैल गया, देश में। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि राष्ट्रवादी कला को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या आंदोलन किया, जिसमें शांति निकेतन भी शामिल था। एक विद्यालय कौन सा, शांति निकेतन भी क्या इसमें शामिल था, जहां भारत का पहला कला विद्यालय स्थापित हुआ था। तो भारत का पहला कला विद्यालय स्थापित कहाँ हुआ था, शांति निकेतन में। कहाँ हुआ था, शांति निकेतन। इस लाइन को इंपोर्टेंट याद रखना। यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था। यह आंदोलन किससे जुड़ा था, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। और इसकी अगुवाई मतलब इस आंदोलन की अगुवाई, इस आंदोलन करने वाले कौन कौन थे, तो इसकी जो अगुवाई की थी, इसकी अगुवाई अविंद्रनाथ, कौन है, एक तो अविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो आप सोचेगा स्वदेशी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे, अविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन और कलकत्ता स्कूल आर्ट के प्रधानाचार्य ईवी हेवेल का सहयोग था। कौन है उनके साथ, ईवी हेवेल। तो आप सोचेगा कलकत्ता के जो प्रधानाचार्य थे कौन थे, ईवी हेवेल, जो किसके साथ है, अविंद्रनाथ टैगोर के साथ थे। दोनों ही कंपनी शैली के आलोचक थे। दोनों किसके शैली के आलोचक थे, कंपनी शैली के आलोचक थे। मतलब कंपनी शैली को क्या करते, महत्व नहीं दे रहे थे। और एक ऐसी भारतीय शैली के पक्षधर थे जो विषय तकनीकी दोनों देशी हो। यानी कि ये बोलते कि राष्ट्रीय जो कला है उसको क्या करा, बढ़ावा देने की इन्होंने क्या की, कोशिश की। उनके लिए मुगल और पहाड़ी चित्रकला प्रमुख प्रेरणा स्रोत रही। यानी इसने कहा कि मुगल और पहाड़ी शैली क्या है, इनके लिए प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं। मतलब इनका प्रभाव दिखाई दिया जा सकता है। ये हो गया इसके अंदर। अब देखो, अब दोनों काम कौन कौन, एक नाम है अविंद्रनाथ टैगोर जो आंदोलन में भागीदार है, और एक का नाम क्या है, एवी हेवेल जो प्रधानाचार्य। इनके बारे में अपन देखते। वर्ष 1896 में भारतीय दर्शक कला के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक महत्वपूर्ण क्या था, मोड़ था, जब ईवी हेवेल और अविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय शैली की विशेषताओं को पुनर्जीवित करने के लिए कौन कौन है, अविंद्रनाथ टैगोर और ईवी हेवेल को पुनर्जीवित करने के लिए, मतलब पुनः वापस स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता की स्थापना की। तो आप सोचेगा कोलकाता गवर्नमेंट जो स्कूल की इसकी स्थापना किसने की, तो कौन कौन थे, अविंद्रनाथ टैगोर और एक कौन थे उनके साथ, एवी हेवेल। जबकि बंबई, लाहौर, मद्रास कला विद्यालयों का झुकाव शिल्पों की ओर था। कलकत्ता का विद्यालय ललित कला पर केंद्रित था। किस पर था, ललित कला पर केंद्रित था। तो आप सोचेगा ललित कला पर केंद्रित कौन सा विद्यालय था, कलकत्ता विद्यालय। कौन सा विद्यालय था, कलकत्ता विद्यालय। अब टैगोर साहब क्या कहा, तो टैगोर और हेवेल ने भारतीय परंपरा और तकनीकी की पाठ्यक्रम में शामिल हुए। भारतीय परंपरा और तकनीकी पाठ्यक्रम में क्या हुए, शामिल हुए। टैगोर के चित्र
जर्नीस एंड में मुगल और पहाड़ी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो आप सोचेगा जर्नीस एंड चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? टैगोर द्वारा। इसमें किस किस का प्रभाव दिखाई देता है? मुगल और पहाड़ी शैली का प्रभाव दिखाई देता है, जिससे एक नई भारतीय शैली का उद्गम हुआ। टैगोर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य कलाकार और विचारक थे। तो आप सोचेगा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इसके कलाकार और विचारक कौन थे? तो कौन थे? अविंद्रनाथ टैगोर। इस लाइन को आप इंपोर्टेंट याद रखना। जिन्होंने आधुनिक भारतीय कला को स्वदेशी भावना से जोड़ा। आधुनिक भारतीय कला को किससे जोड़ा? स्वदेशी भावना से जोड़ा। उनके प्रयासों से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की नींव रखी गई थी। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी, जिसे आगे चलकर सत्येंद्रनाथ मजूमदार और चुगताई कलाकार थे, उनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया था। फिर जो बंगाल में कार्य करने वाले थे कौन कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ थे, मजूमदार थे और कौन थे? चुगताई कलाकार शामिल थे। तो ये अपन ने देखा किसकी? अविंद्रनाथ टैगोर की ओर अवेलेबल की क्या क्या भागीदारी रही। अब देखते हैं जो शांति निकेतन भवन बना था उसमें प्रारंभिक आधुनिकता कैसे मिली, मतलब चित्रकला को आधुनिकता कैसे आई, उसके अंदर अपन देखते हैं। तो अपन टॉपिक कौन सा है? तो टॉपिक है शांति निकेतन प्रारंभिक आधुनिकतावाद, यानी कि शांति निकेतन और कला भवन। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जहां उन्होंने कला, संस्कृति और शिक्षा को एक साथ जोड़ा। किस को जोड़ा? कला, संस्कृति और शिक्षा क्या करा? एक साथ जोड़ा। इसके अंतर्गत एक विशेष कला विभाग जिसे कला भवन की स्थापना की। यानी कि कला भवन की स्थापना भी किसने की? अविंद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ पे की? शांति निकेतन विद्यालय में की। जो आगे चलकर कला भवन है, जो आगे चलकर विश्व भारती विद्यालय का क्या बना? हिस्सा बना। तो किसका बना? विश्व भारती जो विश्वविद्यालय उसका क्या बना? ये हिस्सा बना। कला भवन को भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय माना जाता है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय किसे माना जाता है? कला भवन को, जो कहाँ स्थित है? शांति निकेतन में स्थित है, जिसने भारतीय परंपरा को आधुनिक दृष्टिकोण से, समन्वय से और कला शिक्षा को एक नई दिशा दी। तो इस लाइन को भी आप कहना चाहिए कि भारत का पहला राष्ट्रीय कला विद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है वो? कला भवन, जो कहाँ है? शांति निकेतन में। अब इसके अंदर आगे और प्रमुख कलाकार है, उसका नाम है नंदलाल बोस। ये कौन है? इनके बारे में अपन देखते हैं। तो नंदलाल बोस का योगदान। नंदलाल बोस प्रसिद्ध कलाकार अविंद्रनाथ टैगोर क्या थे? शिष्य थे। तो ये किसके शिष्य माने जाते? अविंद्रनाथ टैगोर क्या माने जाते? शिष्य माने जाते। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें कला भवन का नेतृत्व सौंपा। तो कला भवन में कार्य कौन करते थे? तो कौन करते थे? नंदलाल बोस। नंदलाल बोस के चित्रों में भारतीय पारंपरिक शैली, बौद्धिकता और लोक कला का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। यानी इसमें भारतीय कला का महत्व दिया गया है, बौद्धिकता और लोक कला क्या है? सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने वुडकट मतलब लकड़ी तकनीकी का प्रयोग किया। उन्होंने वुडकट तकनीक का प्रयोग करके शिक्षाप्रद पुस्तिकाएं तैयार की। किसका प्रयोग किया था? लकड़ी का प्रयोग किया गया था, जो कला के साथ साथ सामाजिक जागरूकता का भी माध्यम था। तो कला के साथ साथ किसका था? सामाजिक जागरूकता का भी माध्यम था। तो जो नंदलाल बोस थे वो कहाँ काम करते थे? तो अपन बोल सकते हैं एक तरह से कहाँ काम करते थे? कला भवन में कार्य करते थे। यानी कि अपन जो भारत का पहला राष्ट्रीय विद्यालय उसमें क्या करते थे? कार्य करते। किसके शिष्य थे? तो अविंद्रनाथ टैगोर के शिष्य। अब इनके द्वारा जो
पोस्टर बनाया गया, ये पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। हरिपुरा पोस्टर 1937 में महात्मा गांधी ने 1937 में महात्मा गांधी ने नंदलाल बोस से हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के लिए एक चित्र बनाने के लिए कहा था। एक चित्र बनाने के लिए कहा कि हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ 1937 उसमें क्या कहा, महात्मा गांधी ने किससे बनाने के लिए कहा, नंदलाल बोस से कहा। ये चित्र जिन्हें हरिपुरा पोस्टर कहा गया, इस चित्र को क्या कहा, हरिपुरा पोस्टर कहा गया, जिसे ढोल बजाते हुए कलाकार, इसमें क्या बताया गया, ढोल बजाता हुआ कलाकार, हल जोता हुआ किसान, दूध मत्ती हुई महिला और भारतीय गांधीवाद विचार, ग्रामीण जीवन और सामाजिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। यानी कि इसमें जो चित्र बनाए गए वो सामाजिक दृष्टिकोण पे, ग्रामीण परिवेश का और विचारधारा पे क्या क्या चित्र बनाए गए। इसमें एक कलाकार तो क्या है, ढोल बजा रहा है, दूसरा हल जोत रहा है, मतलब आसपास की जो जीवन यापन की कलाएं उसमें शामिल की गई। किसमें, हरिपुरा पोस्टर जो किसने बनाया था, नंदलाल बोस ने। किसको समर्पित था, तो महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के कहने पर बनाया था। अब कला और शिक्षा का जो राष्ट्रवाद है वो किस प्रकार हुआ, तो अपन देखते हैं कला, शिक्षा और राष्ट्रवाद। नंदलाल बोस ने राष्ट्र निर्माण में कला की भूमिका को विशेष महत्व दिया। कला की भूमिका क्या दिया, विशेष महत्व दिया। उनकी शिक्षा पद्धति ऐसी थी कि उससे युवा कलाकार राष्ट्रवादी सोच से प्रेरित हो गए। यानी इन्होंने क्या करे, राष्ट्रवादी की भावना जगाई कलाकारों के अंदर। इसी विचारधारा से प्रभावित होकर दक्षिणी भारत के वेंकटप्पा क्या नाम है, के वेंकटप्पा जैसे कलाकारों ने कला केंद्रों की स्थापना की। तो आप सोचेगा वेंकटप्पा किससे प्रभावित थे, तो किसे थे, नंदलाल बोस से, जो कहाँ के थे, तो दक्षिणी भारत के थे। और कला की सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय पहचान को जोड़ने का कार्य किया। तो ये एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि इन्होंने राष्ट्रीय भावना जगाई किसके अंदर, कलाकारों के अंदर, अपनी कला को बढ़ावा देने के लिए। अब देखते हैं जेमिना रॉय, यानी जामिनी रॉय या जेमिना रॉय जो अपन बोलते हैं जामिनी रॉय, उनके द्वारा कौन कौन सी कलाकार भावना। तो अपन देखते हैं जामिनी रॉय का योगदान। जामिनी रॉय ने पारंपरिक अकादमी शैली को छोड़कर गांव की एक सरल, रंगीन और लोकप्रिय शैली को अपनाया। यानी अकादमी छोड़ी और क्या, ग्रामीण परिवेश में चित्र बनाने लगे। उन्होंने अपने चित्रों में मुख्य महिलाओं और बच्चों के विषय बनाया। किसके, महिलाओं और बच्चों का मुख्य क्या था, इनमें स्रोत माने जाते हैं इनके चित्रों में। उनका उद्देश्य था कि कला आम जनता तक भी पहुंचे। उनका उद्देश्य क्या था कि जो कला है वो सबके पास पहुंचे, आम जनता तक पहुंचे। और यह केवल अभिजनों तक सीमित न रहकर उनकी कला भारतीय लोक जीवन की आत्मा को साधती और भाव से चित्रित करती। यानी कि उनकी जो कला है वो क्या कर, जन जनता भावना तक पहुंचे, मतलब सबको बढ़ावा मिले कला के अंदर। ये किसने कार्य किया, जामिनी रॉय ने। अब देखते हैं जो कला होता है, इसके अंदर, कला के अंदर ब्रिटिश काल में किस प्रकार संघर्ष अपन को देखने मिलता है। तो अपन देखते हैं ब्रिटिश काल में कला का संघर्ष। बम्बई स्कूल ऑफ आर्ट ने यथार्थवादी शैली को बढ़ावा दिया। किसका दिया था, यथार्थवादी शैली का क्या दिया था, बढ़ावा दिया था। जिसके प्रमुख आचार्य ग्लैडस्टोन सोलोमन थे। कौन थे, ग्लैडस्टोन सोलोमन थे। तो आप सोचते हैं बम्बई स्कूल के जो आचार्य थे उसका नाम क्या था, सोलोमन था। इस स्कूल के कलाकारों ने लुटियन द्वारा निर्मित दिल्ली की इमारतों का अलंकरण भी किया था। यानी कि इनके कलाकारों ने क्या, दिल्ली की इमारतों में क्या किया था, चित्रण किया था। वही बंगाल स्कूल के कुछ कलाकारों को लंदन में स्थित भारतीय भवन की सजावट का कार्य भी सौंपा गया। यानी कि यहाँ के बंगाल के कलाकार कहाँ गए थे, लंदन गए थे, वहां भी क्या कार्य करके आए थे। हालांकि यह कार्य ब्रिटिश निरीक्षण
और दिशा निर्देश के अंतर्गत संपन्न हुआ था, क्योंकि इस टाइम कौन थे, ब्रिटिश का प्रभाव था। उस टाइम पे क्या करा कलाकार अपन निर्देश में, उनकी निर्देशन में अपने क्या करा, अपने कलाकारों ने क्या की थी, कलाकारी की थी। यह गणनाएं दिखाती है कि औपनिवेशिक काल में भी कला शिक्षा और सार्वजनिक कला दोनों को ब्रिटिश प्रभाव बना रहा। यानी कि अपन देख सकते हैं कि इनमें जो अपनी कला शिक्षा है और सार्वजनिक कला दोनों में क्या है, ब्रिटिश प्रभाव दिखाई देता है। साथ ही भारतीय कलाकारों को सीमित स्वतंत्रता दी गई थी। यानी कि भारतीय कलाकारों को फिक्स स्वतंत्रता मिली थी कि आप ये कार्य करना पड़ेगा आपको। अब देखते हैं, अब एक है अखिल एशियावाद और आधुनिकता। यानी कि अपन बोलते हैं अब एशियावाद, यानी एशिया के अंदर किस चीज का प्रभाव पड़ा, यानी अखिल एशियावाद आधुनिकता। कंपनी शैली और बंगाल शैली का विभाजन। कंपनी शैली और बंगाल शैली का विभाजन किस प्रकार हुआ और किस प्रकार नहीं हुआ, इसके बारे में अपन देखते हैं। कंपनी शैली ने एक और जहां यूरोपियन तकनीक को भारत में लोकप्रिय किया, वही इसने भारतीय और यूरोपियन कला प्रेमी को बीच विभाजन भी उत्पन्न कर दिया। यानी कंपनी शैली और बंगाल शैली क्या विभाजित हुई, विशेष रूप से 1905 के बंगाल विभाजन के बाद। बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905। बंगाल विभाजन के बाद जब स्वदेशी आंदोलन जोर पड़ा, तो इसका प्रभाव क्षेत्रों में भी दिखाई देने पड़ा। यानी कि यहाँ पे कब, तो बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। तो देखते हैं कि यहाँ पे चित्रकारों पे क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका प्रभाव दिखाई देता है। कलाकारों की रचनाओं में देशभक्ति, भारतीय परंपरा और संस्कृति के गौरव की भावना झलकने लगी। यानी कि जो विभाजन टाइम क्या देखने लगे, तो कलाकार देशभक्ति चित्र बनाने लगे, भारतीय परंपरा को बढ़ावा देने लगे और क्या करें, संस्कृति के गौरव को बढ़ावा देने लगे, जिससे कला एक राष्ट्रीय चेतना का माध्यम बन गई। कला क्या बन गई, राष्ट्रीय चेतना क्या बन गई, माध्यम बन गई। अब देखते हैं आनंद कुमार सोमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। तो कौन है अब, आनंद कुमार सोमी और अखिल एशियावाद। आनंद कुमार सोमी ने भारतीय स्वदेशी कला के पक्ष में सक्रिय रूप से लेखन किया और उसके सांस्कृतिक महत्व को उजागर किया। किसने, तो कौन है अब, आनंद कुमार सोमी। उन्होंने जापानी कलाकार जिसका नाम था काकुजो, क्या नाम है, काकुजो ओकाकुरा के विचारों का समर्थन किया। समर्थन किया, जो अखिल एशिया एकता के पक्षधर थे। अखिल एशिया के क्या थे, पक्षधर थे। कौन, काकुजो ओकाकुरा। इन दोनों विचारकों की सोच पाश्चात्य साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी और उन्होंने एशियाई देशों की सांस्कृतिक पहचान, आत्मनिर्भरता और कला की परंपरा को पुनः स्थापित करने पर क्या किया, बल दिया। यानी कि अपन बोल सकते हैं स्वदेशी कला को बढ़ावा देने के लिए कार्य किसने किया, तो आनंद कुमार सोमी ने भी क्या किया, इस पे कार्य किया। और उसके समर्थक कौन थे, जापानी कलाकार। अब जापानी कलाकारों का योगदान क्या हुआ, ये भी अपन देखते हैं इसके अंदर कि जापानी कलाकारों ने किस प्रकार योगदान दिया। तो जापानी कलाकारों का योगदान, दो जापानी कलाकार शांति निकेतन आए। कहाँ आए, शांति निकेतन आए और वहां के छात्रों को ओस पेंटिंग तकनीक सिखाए। तो आपसे जगह ओस पेंटिंग तकनीकी सबसे पहले कहाँ है, शांति निकेतन में। कहाँ से लेके आए, जापान से। जापान से लेके। यह शैली तेल चित्रों का एक पूर्व विकल्प थी। पूर्व विकल्प थी, जो अधिक सहज, पारदर्शी भावात्मक प्रदान करती थी। यानी कि ओस पेंटिंग के अंदर यह बताया गया।
समय के साथ यह तकनीकी भारत में भी लोकप्रिय, उस पेंटिंग कहाँ हुई, भारत में लोकप्रिय और कई भारतीय कलाकारों ने इसे अपनाकर अपनी कला को एक नई रूप दिया, अपनी कला को एक नया रूप दिया, जिससे भारतीय कला में एक नई सौंदर्य दृष्टि दिखाई देती। तो जो ओस पेंटिंग है, जो कौन ले गए थे, उस पेंटिंग को लाए जापानी कलाकार, ये भी आपको याद होना चाहिए, यानी जापानी कलाकार के द्वारा है पहले पेंटिंग का अपन क्या है विकास किया गया था, उनके द्वारा लाई गई थी। अब देखते हैं यूरोपियन जो आधुनिक कला का प्रभाव दिखाई देता है अपने इसमें, वो किस प्रकार दिखाई देता है। तो यूरोपियन आधुनिक कला का प्रभाव 1922 में पॉल कली, क्या नाम है, पॉल कली केनेस्की जैसे प्रसिद्ध जर्मनी कलाकार एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी कलकत्ता में आयोजित की। तो कलकत्ता में कौन कौन आए, तो पॉल कली और केनेस्की जो कहाँ के थे, जर्मनी के थे, और कहाँ है, कलकत्ता में आए। इन कलाकारों ने पारंपरिक यथार्थवादी शैली को छोड़कर अमूर्त कला को अपनाया। तो अमूर्त कला का विकास कहाँ से हुआ था, कलकत्ता विद्यालय से हुआ। कौन के कलाकार लेके आए थे इनको, तो जर्मनी कलाकार लेके आए थे। उनके चित्रों में ज्यामितियां आकारों से जैसे वर्त, रेखा, वर्ग आदि का रचनात्मक और प्रत्यात्मक उपयोग किया गया। तो अब ज्यामितीय आकार भी देने लगे कलाकार। ये कहाँ से लेके आए, अपने जर्मनी से लेके आए, यानी कि जर्मनी कलाकारों का प्रभाव दिखाई देता है इसमें, जिससे भारतीय कलाकारों को भी एक नवीन दृष्टिकोण और आधुनिक कलात्मक अभिव्यक्ति की प्रेरणा मिलती है। ये अपने देखा किसकी, जर्मनी कलाकारों की क्या क्या भागीदारी थी। अब अपन देखते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर का योगदान। किसका, गगनेंद्र नाथ टैगोर का योगदान, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो गगनेंद्र नाथ जो टैगोर थे, उनका क्या क्या योगदान है और क्या क्या योगदान है नहीं है। तो अपन देखते हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर का योगदान। किसका देखते हैं, गगनेंद्र नाथ टैगोर का योगदान क्या रहा क्या नहीं रहा। गगनेंद्र नाथ टैगोर प्रसिद्ध कलाकार रविंद्रनाथ टैगोर क्या थे, भाई थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्र नाथ टैगोर एक दूसरे क्या थे, भाई थे। उन्होंने भारतीय कला में ज्यामितीय अमूर्त शैली को अपनाया और ऐसे चित्र बनाए जिसमें भवनों में अंदरूनी भाग और स्थानिक संरचनाओं को दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जा सके। यानी कि जो जितने भी अंदरूनी भाग थे उनको क्या करा, महत्व दिया चित्र बनाने के लिए। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर ने क्या करा, चित्रों पर कार्य किया। ये भी किसके भाई थे, रविंद्रनाथ टैगोर के ही भाई थे। ज्यामितीय चित्रों का प्रयोग करा अमूर्त शैली में। इसके साथ ही उन्होंने कार्टून से कैरिकेचर कैरिकेचर भी बनाए, जिनमें उन्होंने पश्चिमी जीवन शैली की नकल करने वाले बंगाल के अमीर वर्गों को हास्य और व्यंग्य माध्यम से चित्रित किया है। जो पश्चिमी चित्रशैली में जो नकल करने वाले जो बंगाल के अमीर वर्ग के जो लोग थे, उनका क्या करा, हास्य और व्यंग्य चित्रण किया है। किसने किया है, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने। उनके यह चित्र सामाजिक आलोचना और आधुनिक प्रति चिंतन का माध्यम बने। यानी समाज की जो आलोचना है और आधुनिक का चिंतन का माध्यम बने। यानी कि हास्यप्रद चित्र किसे बनाए, जो अमीर व्यक्ति थे उन्होंने क्या बनाए, हास्यप्रद चित्र बनाए। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं आधुनिकतावाद को विभिन्न अवदान है पश्चिमी और भारतीय कला की। यानी कि अपन देखते हैं जो पश्चिमी भारतीय कला के अंदर जो आधुनिकतावाद है ना, उनके किस प्रकार अवदान है मिलते और किस प्रकार नहीं मिलते, इसके बारे में अपन देखते हैं। तो भारत में आधुनिक कला का विकास पश्चिमी और पारंपरिक भारतीय कलाओं के बीच संघर्ष से हुआ है। बंगाली बुद्धिजीव विनोय सरकार ने अपनी रचना द फ्यूचरिज्म ऑफ यंग एशिया में यूरोपीय आधुनिक कला को महत्व दिया और बंगाल स्कूल को समकालीनता का विरोध बताया। क्या बताया,
समकालीनता का विरोध बताया। वही अंग्रेज एवी हेविल ने भारतीय कला में लोक कला और पारंपरिक कला का वापसी समर्थन भी किया था और रविंद्रनाथ टैगोर का सहयोग भी किया। इन दोनों दृष्टिकोण का सुंदर संतुलन अमृता शेरगिल कौन है? अमृता शेरगिल की कला में दिखाई देता है जो भारतीय विषयों को आधुनिक दृष्टिकोण से चित्रित करती है। भारत में कंपनी शैली ने कला और स्कूल प्रदर्शनी दीर्घिकाएं पत्र पत्रिकाएं कला संस्थानों की नींव रखी। यानी कि जो भारत में कंपनी शैली ने क्या करा? स्कूलें बनाए, प्रदर्शनी दीर्घिकाएं पत्रिकाएं निकाली, कला संस्थान क्या रखी? नींव। आगे चलकर राष्ट्रवादी कलाकारों ने इन बदलावों को अपनाते हुए कला में भारतीय कला को समाहित किया और इससे एक एशियाई पहचान बनी। इस विरासत ने आधुनिक भारतीय कला के इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रदर्शित किया। यानी कि अपन बोल सकते हैं इसमें जो बंगाल की जो कला है इसके अंदर है कंपनी शैली का प्रभाव किस प्रकार दिखा है। अब देखते प्रमुख चित्र कौन कौन से नहीं है। तो टिलर ऑफ द सोयल, क्या नाम है इस चित्र का? टिलर ऑफ द सोयल। इसके बारे में देखते। यह चित्र 1938 के हरिपुरा कांग्रेस सम्मेलन के लिए नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था। क्या बनाया? नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया था। पैनल में से एक किसान को खेत जोतते हुए दिखाया गया है। बोस ने गांव के आम लोगों का जीवन दर्शाया के लिए लोक शैली का पटवा परंपरा से प्रेरित कलम और स्याही की तकनीक का बना। तो कौन सी परंपरा से बनाई? पटवा परंपरा के अंदर बनाया गया चित्र है जिसमें कलम और स्याही का प्रयोग किया है। चौड़े ब्रश से खींची गई क्या है? इसमें रेखाएं दिखाई देती है इस चित्र के अंदर, यानी चौड़े ब्रश का क्या प्रयोग किया गया है। तिरछी रेखाएं गहरे टेम्पर रंग चित्रों का प्रभावशाली बनाते हैं। यह चित्र गांधी के ग्रामीण आदर्शों को प्रस्तुत करता है। अजंता कला से प्रभावित पृष्ठभूमि में मेहराब अलंकरण रंग संयोजन भी देखा जा सकता है। यानी कि इसमें अजंता कला का प्रभाव भी दिखाई देता है। नंदलाल बोस की देखरेख में 400 से अधिक पोस्टर बनाए गए जो आम लोगों को राष्ट्र निर्माण के पात्र के रूप में दर्शाता है और कला के माध्यम से देश के नैतिक चरित्र को सशक्त बनाता है। तो ये अपने देख लिया किसके अंदर? तो अपने इस चित्र के बारे में अपने ढंग से ले लिया। चित्र है टिलर ऑफ द सोयल, इसके बारे में अपने देख लिया किसके अंदर किसकी भागीदारी नहीं। अब देखते अगला चित्र, उसका नाम है रासलीला। कौन सी लीला? रासलीला। तो इसके बारे में देखते। यह जल रंग चित्र प्रसिद्ध कलाकार चित्तेंद्रनाथ मजूमदार द्वारा बनाया गया था। तो रासलीला का चित्र किसने बनाया? चित्तेंद्रनाथ मजूमदार के द्वारा बनाया गया था, जो रविंद्रनाथ टैगोर के शुरुआती शिष्य थे। रविंद्रनाथ टैगोर के क्या थे? शुरुआती शिष्य थे। उन्होंने ओस तकनीकी, कौन सी? ओस तकनीकी को एक नए ढंग से प्रयोग किया था, जिसमें कोमल रेखाएं दुबली पतली ग्रामीण आकृतियां और सादगीपूर्ण भाव बनाई उनकी शैली में खासियत है। उनकी शैली क्या है? यानी ग्रामीण परिवेश का क्या बना? इसमें चित्र बनाया गया था जिसकी पृष्ठभूमि एक सरल ग्रामीण दृश्य है।
पौराणिक और धार्मिक विषयों को भी कोमलता से चित्रित किया है। पौराणिक और धार्मिक विषयों को भी क्या क्या है इसमें चित्रित किया है। और पात्रों को मानव और ईश्वर के बीच कोई भेद नहीं रखते हुए बताया गया है। पात्रों को मानव और ईश्वर के बीच भेद नहीं रखते हुए बताया गया है। एक समान अनुपात में दर्शाया गया। एक समान क्या करा है, अनुपात में दर्शाया गया है। उनकी कृतियां भक्ति भावनाएं सौंदर्य बोध और भावात्मक गहराई से भरपूर है। यानी कि अपन ये बोलते हैं रासलीला के अंदर किस किस की है, ये रासलीला क्या है, विशेषता है। अब देखते ये इंपॉर्टेंट, इस राधिका के चित्र को आपको एक बार ढंग से देखना है, इसको याद करके जाना है आपको। ये आ सकती है एग्जाम में। राधिका मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, महमूद अब्दुल रहमान चुगताई द्वारा बनाए गई इस चित्र में ओस और टेम्पर तकनीक का प्रयोग किया गया था। किस किस का, ओस और टेम्पर तकनीक का क्या प्रयोग किया गया था। वह उस्ताद अहमद के वंशज थे। किसके थे, उस्ताद अहमद के वंशज थे। और रविंद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर व नंदलाल बोस से क्या थे, प्रभावित थे। यानी कि उनसे क्या है, सीख लेते थे। चुगताई ने मुगल और पारसी पांडुलिपि से प्रेरणा लेकर सुलेख रेखाएं खींची। सुलेख रेखा यानी ये पारसी और मुगल कला के क्या कहते जानकार थे। कौन, चुगताई। हल्के पुल्के रंग संयोजन से नाजुक और भावात्मक वातावरण, हल्के पुल्के नाजुक रंग और भावात्मक वातावरण रचा। इस चित्र में राधिका को दीपक से दूर जाती दिखाया गया है। दीपक से दूर जाती दिखाया गया है, जो उदासी और सौंदर्य का प्रतीक है। जो उदासी और सौंदर्य का प्रतीक है, उनका यह चित्र हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह चित्र किस पे, हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है और काव्यात्मक संगीतात्मक भावों से भरपूर है। काव्यात्मक और संगीतात्मक भावों से भरपूर माना जाता है यह चित्र। चुगताई ने अन्य चित्रों में जैसे उदास राधिका, शोपन, हीरामन तोता, दीपक जलाती हुई महिला आदि भी भावात्मक गहराई और सौंदर्यपूर्ण उत्कर्ष उदाहरण दिखाई देते हैं। राधिका के चित्रण के बारे में आपको ढंग से अध्ययन करना है, इसकी क्या क्या विशेषता है, क्या क्या विशेषता नहीं है और किसके कलाकार है, कौन है। अब देखते हैं सिटी इन द नाइट, क्या नाम है चित्र का, सिटी इन द नाइट चित्र का बारे में अपन देखते हैं। तो क्या नाम है, सिटी इन द नाइट। गगनेंद्रनाथ टैगोर कौन है, गगनेंद्रनाथ टैगोर ने 1922 में, कब, 1922 में बनाया गया इस चित्र जल रंग चित्र में है। जल रंग चित्र में से उनके एक विशिष्ट विश्लेषणात्मक घनवाद शैली की दिखाई देती है। विश्लेषणात्मक क्या दिखती है, एक घनवाद शैली दिखाई देती है, जिससे वह भारत के पहले ऐसे कलाकार बने, जिन्होंने भारतीय कला की एक नई दिशा बदल दी। भारतीय कला की एक दिशा बदल दी। उन्होंने मानव आकृतियां, रूपरेखाओं को ज्यामितीय आकारों में ढालकर भीतरी भावनाओं की अभिव्यक्ति की उनके चित्रों में द्वारका और सोनपुरी जैसी काल्पनिक नगरों, शहरों, पर्वतों, हीरे जैसे चमकते रंगों, कृत्रिम रोशनी के साथ दिखाया गया है। इसमें जो सारे चित्र बनाए गए आसपास के वातावरण, जिसमें द्वारिका हो गया, सोनपुरी हो गया, नगरों, शहरों, पर्वतों, हीरों, सबका क्या एक चित्र बनाए। उनकी कला में रविंद्रनाथ टैगोर के नाटकों से प्रभावित रंगमंचीय तत्व जैसे पर्दे, रोशनियां, गलियारे और सीढ़ियां एक जादुई दुनिया का अनुभव कराती है, जो उन्हें एक अद्वितीय कलाकार बनाती है। तो उनकी कला में जो चित्र बनाई है अलग प्रकार का था। तो याद रखना, इस चित्र के बारे में आपको याद रखना है। अब देखते हैं अगला चित्र है, उसका नाम है, इस चित्र के बारे में आपको एक बार याद करके जाना है। उस चित्र के बारे में अपन देखते हैं। तो अगला चित्र है, उसका चित्र क्या नाम है, तो उसका नाम है राम वेक्सी सिंह द
प्राइड ऑफ द ओशन। राम बेक्सी सिंह द प्राइड ऑफ द ओशन। ये चित्र किसने बनाया, किसने नहीं बनाया? ये चित्र राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया था। ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? राजा रवि वर्मा द्वारा बनाया गया था, जो पौराणिक विषयों पर आधारित उनकी कला का प्रतिनिधित्व करता है। पौराणिक विषयों पर आधारित उन्हीं कला का प्रतिनिधित्व करता है। वह भारत के प्रमुख कलाकार थे जिन्होंने तेल रंग लिथोग्राफी तकनीक का उपयोग कर महाकाव्य, धार्मिक ग्रंथों का नाटकीय क्षणों को चित्रित किया है। तो इन्होंने किसका प्रयोग किया था? लिथोग्राफी तकनीक का प्रयोग किया था इस चित्र के अंदर। यह दृश्य वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। किस लिया गया है? रामायण से लिया गया है, जहां राम समुद्र देव वर्ण से मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं। राम समुद्र देव से क्या करते हैं? समुद्र देव से क्या करने? प्रार्थना करते हैं मार्ग देने के लिए। और उत्तर न मिलने पर धनुष बाण उठाकर उसे भयभीत कर देते हैं। उसे क्या कर देते हैं? भयभीत कर देते हैं। चित्र में भावात्मक, नाट्यात्मक सुंदर का समन्वय दिखाई देता है। यह चित्र एक श्रृंखला का हिस्सा है। एक श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें राम सीता से जुड़े प्रमुख प्रसंग दर्शाए गए हैं, जैसे अहिल्या की मुक्ति, सीता हरण, अशोक वाटिका, राम का तिलक आदि। रवि वर्मा की कला ने भारतीय पौराणिक चित्रों को जन सामान्य के बीच लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई है। यानी कि लोकप्रिय बनाया, यानी कि अपन बोल सकते हैं कि इसमें रामायण का चित्रण किया गया किसके? रवि वर्मा के द्वारा। अगला चित्र के बारे में अपन देखते हैं। उसका नाम है वुमन विद चाइल्ड। ये याद रखना आपको, जामिनी रॉय। किसने बनाया? जामिनी रॉय द्वारा बनाया गया 1940 में। इसमें घोष तकनीक का प्रयोग किया गया। उन्होंने भारतीय लोक कला को आधुनिक कला के विशेष रूप से पहचान दी। तो भारतीय कला को आधुनिक पहचान देने वाली कौन थी? जामिना रॉय, जिसके कारण उन्होंने लोक कला पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो लोक कला पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? जामिना रॉय को। इसके बारे में आपको ढंग से याद होना चाहिए। तो ये क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदु है कि पिता किसे कहा जाता है? जामिना रॉय को कहा जाता है। उन्होंने बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक कला सीखी। बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सीखी? लोक कला सीखी। और चित्र मदर एंड चाइल्ड में एक सरल रंगों, गतिशील रेखाएं, भावात्मक अभिव्यक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने गेरू जैसे धुंधले पीले, ईंट का लाल रंग जो बाकुई मूर्तियों से प्रेरित थे, उनका उपयोग किया। उनके चित्र कैसे? द्विआयामी, संगीतात्मक, लयात्मक होते थे। उन्होंने टेम्परा शैली में जीवित रंगों का कौन से लिए? टेम्परा शैली में जीवित रंगों जैसे हल्दी, नील, मिट्टी, पारा आदि का प्रयोग भी किया है। तो इनके चित्रों में अपन बोल सकते हैं कि जो आसपास की जो वस्तु उनकी क्या चित्रण किया गया है। और कैनवास भी घर पर तैयार किया गया। और कैनवास भी कहाँ गया? घर पर ही तैयार किया गया था। रॉय ने ग्रामीण सौंदर्य बोध के माध्यम से औपनिवेशिक प्रभाव का विरोध किया। औपनिवेशिक प्रभाव क्या विरोध किया और स्थानीय कला को सशक्त प्रस्तुत किया। यानी स्थानीय कला को क्या दिया? इन्होंने बढ़ावा दिया। अगला है वो है जर्नीस एंड। इसका चित्र अपन है देखिए कौन है? जर्नीस एंड का चित्रण अविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? अविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1913 में बनाए गए इस जल रंग चित्र में उन्होंने ओस तकनीक का प्रयोग किया। किसका? ओस तकनीक का प्रयोग किया, जो उनके द्वारा विकसित एक कोमल, धुंधली, प्रभावशाली थी। तो कोमल, धुंधली, प्रभावशाली का जो विकसित किया था वो किसने किया था? अविंद्रनाथ टैगोर ने। कौन सी तकनीक? ओस तकनीक है। इस चित्र में सूर्यास्त की पृष्ठभूमि से थका हुआ ऊंट बैठा हुआ है। सूर्यास्त में जो हुआ है पृष्ठभूमि में थका हुआ ऊंट बैठा हुआ है, जो यात्रा के अंत और जीवन के शांत समापन का प्रतीक बनाता है। यानी इसमें ऊंट को बैठे हुए दर्शाया
गया है किसके द्वारा? टैगोर के द्वारा। प्रतीक माना जाता है। टैगोर ने अनुभव और प्रत्यात्मक जोड़ते हुए सौंदर्य और साहित्य का समन्वय किया। सौंदर्य और साहित्य क्या क्या समन्वय किया। ऊँट की आकृति को सटीक रेखाओं ऊँट की आकृति को सटीक रेखाओं और कोमल रंगों से चित्रित किया है। सटीक रेखाओं से और कोमल रंगों से क्या क्या चित्रित किया है। उन्होंने उन्हें राष्ट्रवादी और आधुनिक भारतीय कला का जनक कहा जाता है। तो आपसे देखा उन्हें भारतीय और आधुनिक कला का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? टैगोर को माना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। उनके अनेक प्रमुख चित्र द फॉरेस्ट, कौन कौन चित्र है? द फॉरेस्ट, कमिंग ऑफ नाइट, माउंटेन ट्रेवल्स, क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट और अरेबियन नाइट्स आदि पर क्या गया चित्र के और उनके 45 चित्र श्रृंखला बनाई गई। कितने चित्र बनाए उन्होंने? 45 चित्र क्या बनाए? श्रृंखला बनाई। तो रविंद्रनाथ टैगोर के जो जर्नलिस्ट एंड चित्र है इसकी क्या है विशेषता है। यहाँ ही अपना चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये अध्याय अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और उनको बताएं कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो इससे पहले क्लास जरूर देखें। इस सेक्शंस को लाइक करें और कमेंट करें कि आगे कौन सा चैप्टर बनाना है और किस किस विषय में आपकी कठिनाई आ रही है उनके बारे में काम करें। जय हिंद, जय भारत।